नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश के 76वें गणतंत्र दिवस से ठीक एक हफ्ते पहले आज यूसीसी पर बड़ी बात सामने आई है। ऐसी बात जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सपनों का ब्लूप्रिंट है। यूसीसी को लेकर बीजेपी की उत्तराखंड सरकार फाइनल स्टेज में पहुंच गई है, जहां यूसीसी कानून पर आज कैबिनेट की मुहर लग गई। भले आपको यूसीसी पर फाइनल स्टेप उत्तराखंड से बढ़ता हुआ दिख रहा हो, लेकिन बीजेपी के विरोधी इसे बहुत बड़ा स्टेप मान रहे हैं। खासकर राम मंदिर और आर्टिकल 370 पर वादा पूरा करने के बाद बीजेपी के 3 कोर एजेंडे में से एक रहे यूसीसी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है, जिसे लेकर विपक्ष में खलबली सी बढ़ गई है। राम मंदिर का फैसला देने वाले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने यूसीसी के पक्ष में कहा है कि ये इकलौता ऐसा तरीका है जिससे पूरा देश एक हो सकता है। तो इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की त्योरियां चढ़ गई हैं। पता ही था, होना ही था। ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। रंजन गोगोई कह रहे हैं कि यूसीसी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जरूरी है। क्या वो ये कह रहे हैं कि भारत यूनाइटेड नहीं है? मैं पूछना चाहती हूं कि अगर कोई किसी कानून को नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जरूरी कह रहा है, तो क्या वो ये कह रहा है कि देश एकजुट नहीं है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उनसे तो किसी विपक्षी नेता ने यह नहीं पूछा था कि क्या भारत देश टूटा हुआ है जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ओवैसी अपने पोस्ट में आगे लिखते हैं कि गोवा में यूसीसी हिंदू पुरुष को दोबारा शादी करने की इजाजत देता है अगर उसको बेटा नहीं है। क्या उनका यानी कि गोगोई का यूसीसी का विजन यही है? मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ओवैसी के मुताबिक गोवा के यूसीसी कानून में दिक्कत है, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि यूसीसी के कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत है? ओवैसी ने यह दावा भी किया कि बाबा साहब अंबेडकर स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटरी यूसीसी चाहते थे, जो पहले से लागू है। यूसीसी को संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शामिल करना अगर वॉलंटरी प्रोविजन है, तो संविधान की इस समझ पर मैं क्या ही कह सकती हूं। फिर भी बैरिस्टर साहब कहे जाने वाले ओवैसी जी खुद जानते होंगे संविधान ने क्या कहा और बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था, यूसीसी कब तक आना था। ये बैरिस्टर ओवैसी जानते हैं, लेकिन जान के भी अनजान। ओवैसी साहब ने शायद संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को भी नहीं देखा होगा जिनमें यूसीसी लागू करने की राय है। उधर उत्तराखंड के यूसीसी को कांग्रेस के सलमान खुर्शीद जैसे सीनियर नेताओं ने पूरे देश का टेम्पलेट मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन क्या मोदी और शाह उत्तराखंड में यूसीसी का ट्रेलर दिखा रहे हैं, इसलिए एआईएमआईएम से लेकर कांग्रेस तक टेंशन में है? सवाल पब्लिक का आज यही। यूसीसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेक्युलर सिविल कोड कहते हैं। यूसीसी पर बीजेपी की पॉलिटिक्स पर विपक्ष के सवाल हो सकते हैं, लेकिन पिछले संसद सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ा गिनाया था कि 1973 से 2016 के बीच 11 बार सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की दिशा में बढ़ने का सुझाव देश की सरकारों को दिया है। 11 बार 73 से लेकर 2016 के बीच। क्या ये फैक्ट्स यूसीसी पर चर्चा करने के लिए काफी नहीं है? पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने भी यूसीसी को लागू करने के पहले आम राय बनाने की बात की है। सुनिए सूरत लिट फेस्ट में चैलेंजेस फॉर जुडिशरी विषय पर बोलते हुए फॉर्मर चीफ जस्टिस ने क्या बयान दिया। The Supreme Court in 5 cases, not one, starting with Shah Banu, in 5 cases have said, what are you doing about the Uniform Civil Code? The highest court of this land has said that you must get it on board. It is the only way
to bring the nation together. A nation can't afford to have so many laws. I would request the government and the parliamentarians, don't rush into it. Build up a consensus. Tell the people of this nation what Uniform Civil Code really is. And then once you build up the consensus, people understand. One section of people will never understand. They will pretend not to understand. Forget that. पूर्व सीजेआई गोगोई संविधान और कानून के जानकार की हैसियत से अपनी राय रख रहे थे, लेकिन ओवैसी ने यूसीसी पर उनके बयान का ही विरोध नहीं किया, बल्कि बतौर सांसद रंजन गोगोई के राज्यसभा अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी घसीट लाए, जबकि दोनों दो अलग मसले हैं। अब इसे यूसीसी पर ओवैसी की मेरिट की बहस कहेंगे या गोगोई के राम मंदिर के फैसले को लेकर मन में बैठी टीस आप खुद तय कर लें। इस बीच उत्तराखंड में यूसीसी का रास्ता साफ होने के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ये बयान भी सुन लीजिए। हम तो कह चुके हैं कि इसमें एक आम राय बनाने की आवश्यकता है, इस पे और चर्चा की आवश्यकता है। वो तभी होगी जब वो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से इस पर कोई पेशकश होगी। अब जाके एक स्टेट में कुछ ये करते हैं, वहां पर कौन पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, वहां जाकर यूसीसी अप्लाई करेगी, वहां से वापस आकर यूसीसी अप्लाई नहीं करेगी, तो ये कैसे होगा हमारी तो समझ में नहीं आता। सलमान खुर्शीद के मुताबिक उत्तराखंड के यूसीसी से समझ नहीं आएगा कि देश में होगा क्या, लेकिन उत्तराखंड के कानून के बाद विपक्ष के ऐसे बयान क्या उनकी बेचैनी नहीं दिखा रहे। मैं बता दूं कि 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर सुझाव मांगे थे। उन सुझावों के आधार पर तैयार रिपोर्ट को सितंबर 2024 में बना 23वां विधि आयोग स्टडी कर रहा है और सरकार को फाइनल रिपोर्ट जल्द ही सौंपेगा। जाहिर तौर पर यूसीसी को लेकर बीजेपी की लीडरशिप गंभीर दिखती है। सुनिए बीते महीनों में मोदी, शाह, योगी ने यूसीसी पर क्या कहा है। बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने, ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने, पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल पब्लिक का, उत्तराखंड में यूसीसी का काउंटडाउन आज से शुरू। क्या 26 जनवरी को गणतंत्र का नया रूप देखेगा भारत? क्या यूसीसी पर पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की 2 टूक राय से ओवैसी का एजेंडा ध्वस्त हो रहा है, इसलिए परेशानी है? मोदी, शाह की कमिटमेंट के आगे यूसीसी पर विपक्ष का विरोध टिकेगा या सीएए की तरह हंगामा होगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है असीम वकार साहब को, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं पूछना चाहती हूं असीम वकार साहब, क्या दिक्कत है? क्या आज ओवैसी जी को यूसीसी पर एक ही मुद्दे पर विरोध नजर आया, वो है कि अरे भाई गोवा में दूसरी शादी की इजाजत है तो क्या बाकी देश में भी दूसरी शादी की इजाजत होगी?
ये दूसरी शादी से इतना ज्यादा आपको परेशानी क्यों है? इतना ज्यादा राइट क्यों चाहिए दूसरी शादी का? क्या महिलाओं के हक के लिए ये कानून सही नहीं है? बेटियों के हक के लिए कि बेटियों को पिता की संपत्ति में शेयर मिलेगा और इक्वल शेयर मिलेगा, क्या ये आपके लिए जरूरी नहीं है? आपको सिर्फ दूसरे विवाह की ही चिंता है? नहीं मैडम, हमारी सारी बातें जो हम बोलेंगे दिल के अंदर अंदर आप उसको मानेंगे, इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मजबूरी के तहत आप हमारी किसी भी बात को ऑन एयर स्क्रीन पर स्वीकार नहीं करिएगा। आप कह रही हैं यूसीसी, समान नागरिक संहिता, पूरे भारत में एक जैसा कानून। तो अगर हम आपसे पूछें कि पूरे भारत में कहां एक जैसा कानून है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाइएगा। अगर हम आपसे पूछें कि उत्तर प्रदेश में अगर गाय का गोश्त मिलता है, गाय का मांस मिलता है, या कोई गाय काटता है या गाय खाता है या गाय का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसको मार मार के मार डालो, उसको जेल भेज दो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं आपके चैनल के जरिए से कि नागालैंड में भी फिर यही कानून हो कि गाय को हमारी मां बनाइए, भारत का सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, गोवा में भी करे और नॉर्थ ईस्ट केरल वगैरह में भी करे, तो आप उसको मानिएगा नहीं। कहां समान नागरिक कानून है? अभी मैं अगर गिनाना शुरू कर दूं तो आपका पूरा का पूरा एक पेज भर जाएगा। हमारे हिंदुस्तान के कई एक स्टेट ऐसे हैं, उनके कई जिलों में पॉलीएंड्री है। पॉलीगैमी तो आप बात कर ही रही हैं, पॉलीएंड्री भी है। अब उसमें एक महिला कई कई पति रखती है। नागालैंड में कई जगह पे अलग कानून है, मणिपुर में अलग कानून है, त्रिपुरा में अलग कानून है, आसाम में अलग कानून है, उत्तर प्रदेश में अलग कानून है, उत्तरांचल में अलग कानून है। अब समझिए बात को, आप कह रहे हैं कि एक समान कानून। भारत के गुप्ता जी, भारत के वर्मा जी, भारत के शर्मा जी अगर चाहे नागालैंड में जमीन खरीद कर अपना कारोबार करें, नहीं कर सकते। त्रिपुरा में धारा लगी हुई है, हिमाचल में धारा लगी हुई है। भारत के संविधान के हिसाब से जो बाहर के लोग हैं वहां नहीं जा सकते काम करने के लिए अपना प्रॉपर्टी लेकर। आप यहां बैठकर यूसीसी की बात कर रही हैं। आप खाली एक मुर्गे की टांग पकड़ ली, 4 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, वो भी मुसलमानों की। मैंने नहीं पकड़ी। अब इसका इशारा ओवैसी जी खुद अपनी एक्सपोस्ट पे दें तो ये मेरी गलती तो नहीं हो सकती। आप मुझे कानून पढ़ाने निकल पड़े, आप कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूं। तो राधिका खेड़ा जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। इन्हें 2 बड़ी चीजों की चिंता है कि शादी का हक, दूसरी तीसरी शादी का हक इनसे छीन जाएगा, और दूसरी तरफ गाय मारने का हक जो है उस पर बात कर रहे हैं। बीच में कुछ नहीं, बेटियों को हक नहीं मिल रहा, वो इनके लिए चिंता का विषय नहीं है। तलाक से पहले औरतों को निकाल दिया जाता था, वो इनकी चिंता का विषय नहीं है। इनकी चिंता का विषय है कि दूसरी शादी का हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और गाय को मारने का हक मिलेगा कि नहीं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सोच में दिक्कत है या कानून में? सभी को नमस्कार। उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हो रहा है वो एक ऐतिहासिक कदम है। हमारा संविधान समानता, न्याय और एकता के जो मुद्दे हैं उनके चलते ये कानून इन सभी चीजों को और मजबूत रखता है। और सिर्फ उन्हीं लोगों को इस बात से तकलीफ होती है जो इस कानून को माइनॉरिटीज को डराने का एक औजार बन के चला रहे हैं, और वो है ओवैसी साहब और उनकी पार्टी और उनके प्रवक्ता। आपने बिल्कुल सही कहा, इनको तकलीफ है कि बेटियों के हक के लिए, इसीलिए जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आए तो सबसे ज्यादा इन्हीं को तकलीफ हुई। ये उस बात से खुश थे जब शाहबानो केस का फैसला उल्टा किया था राजीव गांधी की सरकार ने। इस बात का इनको पूरा समर्थन था। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान महिला क्या चाहती है। मुसलमान महिलाएं बाहर आके बोली, क्यों आप सशक्त नहीं बनाना चाहते? आपके घर में भी बेटियां होंगी, क्या एक बाप के नाते आपका दिल नहीं दुखता कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए? आप नहीं चाहेंगे कि जो हक आपकी बेटी को मिल रहा है, जो हक पड़ोसी की बेटी को मिल रहा है, वो बराबर हो? क्यों आपकी बेटी को कम हक मिले और दूसरे धर्म की बेटी को ज्यादा हक मिले? और क्यों किसी को दूसरा हक मिले और किसी को कम हक मिले?
जब सब एक ही संविधान को मानते हैं, एक ही देश में रहते हैं, एक ही तिरंगे को सलाम करते हैं, एक ही संविधान को सलाम करते हैं, तो सबके कानून, सबके हक, सबकी गारंटी बराबर होनी चाहिए। और ये बात हमेशा कही जाती थी, भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाया जाता था 370 कब हटाएंगे, आप राम जी का मंदिर कब बनाएंगे, यूसीसी कब आएंगे, और एक के बाद एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे वादे पूरे करते जा रहे हैं। इसीलिए जेपी नड्डा जी ने ये जब हमारा दिल्ली का मैनिफेस्टो का पहला फेज लॉन्च किया तो उसमें कहा कि 2014 में हम 500 वादे लेकर आए थे, जिसमें से 499 हमने पूरे कर दिए हैं और 99.9 की हमारी स्ट्राइक रेट है। जाहिर सी बात है, जो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, डर और भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं, उनको इस बात से तकलीफ होगी। आप क्यों नहीं चाहते? आप जब मुसलमानों की अगर राजनीति करते हैं, आपको खुश होना चाहिए कि मुसलमान बेटियों को बराबर का हक मिलेगा, उनको किसी से डर के डब के रहने की जरूरत नहीं है। उनको अगर जब उनको तलाक दिया जाएगा तो वो अपना घर चला सकेंगी, तड़पना नहीं पड़ेगा एक आदमी की वजह से। 3-3 जब शादियां होंगी तब नहीं उसको तड़पना पड़ेगा। आप क्यों नहीं चाहते कि आगे तरक्की करे आपकी कौम? बिल्कुल तो सही सवाल, सही सवाल है। अगर बेटियों को, अगर बीवियों को हक मिलेगा तो इससे दिक्कत किसको है? और तहसीन पूनावाला जी, मैं पूछना चाहती हूं, एक राज्य में इंप्लीमेंट हो रहा है, नेशनल लेवल पर इस पे अभी भी चर्चा चल रही है, तो सलमान खुर्शीदी इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? कैसा होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे भाई, सबको, आफ्टर ऑल रंजन गोगोई जी ने भी तो यही कहा, सबके साथ कंसेंसस करो। एक ग्रुप है जो कभी भी नहीं मानेगा, चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी लोग, महिलाएं, अगर उनको हक मिलता है, अगर बेटियों को हक मिलता है, तो इससे परेशान कौन हो रहा है? सवाल यह है, पर्सनल लॉज को बिल्कुल एक समान होना चाहिए था। ये तो बाबा साहब अंबेडकर भी कह के गए थे और ये पहले की डिबेट्स में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 बार रिमाइंडर भी दिया है। इसके खिलाफ क्यों है कांग्रेस पार्टी? जय संविधान नाविका जी, थैंक यू सो मच, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं जानता था आपका डिबेट में MIM इसको हिंदू मुसलमान और गाय पर ले आएगा। और पहले आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, गाय का UCC से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाजपा से और राधिका जी से मेरे कुछ सवाल है। राधिका जी ने कहा कि उत्तराखंड में हम UCC लागू करने की कोशिश करें, वहां पे हमारे ट्राइबल भाई बहन को क्यों छोड़ा? क्या ट्राइबल महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? नाविका जी आते हैं UCC एक देश में एक कानून, बिल्कुल पर्सनल लॉज होनी चाहिए। गुजरात में जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, वहां पे मैत्री करार नाम की एक प्रथा है, जहाँ पे एक मर्द एक गर्लफ्रेंड रख सकता है ऑफिशियली। क्या महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? UCC जो गोवा के अंदर है, वहां गोवा के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री टाइम्स नाउ को अपने बाइट के अंदर कहते हैं कि अगर एक हिंदू मर्द को बेटी पैदा हो, बेटा पैदा ना हो 30 साल की उम्र के बाद, वो दूसरी शादी कर सकता है। क्या गोवा की महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बता दें, गोवा के मुख्यमंत्री झूठ कह रहे। राधिका बहुत अच्छी प्रवक्ता है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। सवाल यह है कि हमारे मुल्क में जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नागालैंड और मणिपुर से लेके मुंबई तक एक ही कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत मैंने शादी की, सभी के लिए वो है, वो ऑलरेडी लागू है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर भी आपको कोई और कानून चाहिए? जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसकी मुंडन की तैयारी की डिस्कशन करे, क्यों वर्तमान सरकार ड्राफ्ट टाइम्स नाउ पर लाकर नाविका जी को नहीं देती, ताकि राधिका और मैं इस पर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, MIM के मैं मत फंसो। MIM गाय का मुद्दा करते और मुद्दा करते, हिंदू मुसलमान करते, दिल्ली इलेक्शन को पोलराइज करते, भाजपा की मदद। तहसीन पूनावाला जी, थोड़ा सा कभी कभार, रोज नहीं पर कभी कभार गरिमा में झांक लीजिए। जब CAA आया था तो NRC की तो किसी ने बात नहीं की थी, कोई ड्राफ्ट नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन क्या हवा आपने खड़ा किया था पूरे देश में। तब क्यों मुंडन करवा रहे थे जब बच्चा ही पैदा नहीं हुआ था? तब करें तो ठीक, अब करें तो दिक्कत। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तहसीन पूनावाला का ये यार्डस्टिक हर वक्त बदलता क्यों रहता है? जरा आज इसका जवाब मिल ही जाए। देखिए नवका जी, मैं तो सचमुच इस बात को लेकर चिंतित हूं कि कहां देश को ले जाने की तैयारी है। अब कोई अभी ये भी कह सकता है कि गांव में तो वहां सड़क पे रेड लाइट लगी नहीं है, शहरों में तो देखिए इंटीग्रेटेड जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो लगा हुआ है। भाई साहब, दुनिया के कई देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, कई देशों में राइट हैंड ड्राइव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नियम बदल जाते हैं। भारतवर्ष में संविधान के तहत देश के हर नागरिक के लिए एक कानून होगा
अलग अलग लाल बत्ती और हरी बत्ती नहीं होगी। ये देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा की बहस में उसको पढ़ना चाहिए, सबको स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी अभी क्योंकि हम एक विभाजन विभीषिका झेल चुके हैं, अभी अभी कई लोगों के घाव हरे हो सकते हैं। और ये सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के बयान नहीं है, जितने लोग संविधान सभा में थे उनके स्वर इसी के आसपास है। लेकिन हमें उस तरफ बढ़ना है जहां हम सबके लिए एक जैसा कानून लेकर आए। उसमें एक लाइन आगे और है, हम किसी की भी उपासना पद्धति, किसी के भी जो भी जिस तरीके से वो आस्था अपनी व्यक्त करता हो उसके तरीके में कोई बदलाव न करे, कोई छेड़छाड़ न करे, लेकिन लोगों के रहने, जीवन जीने, वसीयत के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, पुत्र पुत्री के अधिकार, पति पत्नी के अधिकार, ये सब हम एक जैसा कर सके, तभी हमें सही मायने में जिसको हम कहते हैं कि गणराज्य के तौर पर स्वतंत्र भारत बना पाएंगे। आज के नेता कहां ले जाना चाह रहे हैं? कह रहे भैया उल्टा चलो, अबाउट टर्न ले लो और चल पड़ो दूसरी दिशा में। जो जहां खड़ा है वहीं से कुछ ज्ञान देने लगता है। और पता नहीं AIMIM की राजनीति तो क्या है, मैं सचमुच वो इस मामले में मैं तहसीन से सहमत हूं। तहसीन भाई ने ठीक कहा, इसमें भी इनको गाय नजर आ गई। ये सच बात है कि गाय कई चीजों का, गौ माता हम यूं ही नहीं कहते, कई चीजों का निदान करती है, दृष्टि भ्रम दूर कर देती है। कभी और किसी तरह की समस्या हो तो नाना प्रकार के उपाय हैं, आप सही जगह जाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन कब? जब आप उसको कोई भी खाद्य पदार्थ के रूप में न देखे, जब ऐसा घृणित कर्म कोई करता है तो उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है और तब उसको दिक्कत होने लगती है। तब वो कुछ का कुछ बोलता है, कहीं की कहीं तुलना करता है। अगर ऐसी तुलना किसी और पर कर दी जाएगी तो शायद अभी असीम वकार के बातचीत का पैमाना बदल जाएगा। कृपा करके दोबारा ऐसी डिबेट मत करिएगा। और जहां तक रही बात कि आप कह रहे हैं कुछ जगहों पर है ऐसा, कहीं नागालैंड में या कहीं और है, तो कहीं जहां पर भी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में देश के हर हिस्से में कानून तो यही चलेगा। और गौ माता की जहां तक बात है, उसे तो अगर कोई गलत तरीके से परिभाषित करेगा, देखेगा, तो उसका इलाज होगा, बिल्कुल होना ही चाहिए। असीम वकार साहब, आप कहना चाह रहे हैं कुछ काउंटर? देखिए बात समझिएगा। तहसीन की बात पर खाली इतना बोलूंगा कि तहसीन साहब के घर में जो एक कमरा है वो बीजेपी का है, दूसरे कमरे में ये रहते हैं। अरे यार ये बहुत हो सुबह गया। जब नाश्ता करते हैं तो एक कुर्सी पे बीजेपी बैठती है और दूसरे पर ये बैठते हैं। हाँ, टैलेंटेड है दोनों भाई। आपको दिक्कत है? हमको आपके भाई, आप दोनों भाई की तरह नहीं जहर फैलाते हैं। बहुत टैलेंटेड है। आगे बोलिए, चलिए पर्सनल होकर आप बात कीजिए। गाय का मुद्दा है ही नहीं यूसीसी पे, आपको एक्सपोज किया तो आप पर्सनल हो रहे। बहुत ज्यादा टैलेंटेड है दोनों भाई। आगे बताइए। आपके दोनों भाई से ज्यादा टैलेंटेड है। देवी देवताओं को गालियां नहीं देते सर, किसी के श्रद्धा को हम ठेस नहीं पहुंचाते। वो मुझे पता है कितना टैलेंटेड है। आगे पूरे देश में माफी मांगते फिर रहे हैं, है ना? इतने टैलेंटेड है, इतने टैलेंटेड है कि पूरे देश में माफी मांगते फिर रहे हैं। आप मुद्दे पर बात कीजिए। टैलेंटेड है आप, मुद्दे पर बात कीजिए। आपको निबंध बोला घर पे लिखने को, आपको घर का कुछ पता नहीं, आपने घर पे पढ़ाई नहीं की तो आपने शुरू कर दिया निबंध गाय के ऊपर। मेरा एक बड़ा घर है, घर में गाय है, गाय की 2 आंखें, गाय की पूंछ है। अरे मेरी बात तो सुन लो, तहसीन भाई। व्यक्तिगत क्यों हो रहे भाई? पूरी बात सुनी तुम्हारी। मैंने आपको कोई व्यक्तिगत बोला? आपको मेरी बात बुरी लगे फिर मुझे कोई बुरी लगा। व्यक्तिगत क्यों हो रहे? आप मुद्दे पे बात कीजिए। आप यूसीसी पे बात कीजिए। मैं आपको पॉइंट्स देता हूं यूसीसी पे बीजेपी को घेरने के लिए। आप हिंदू मुसलमान गाय क्यों ला रहे हैं? नाविका जी ने मेरी बात पर यह कहा, नाविका जी ने मेरी बात पे यह कहा कि कुछ लोगों को गाय काटने का अधिकार चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूं। आप झूठ बोल रही हैं, आप फरेब कर रही हैं देश के साथ। नाविका जी ने मैं एमआईएम का प्रवक्ता, गाय का रेफरेंस आप लेकर आए थे, आपके चैनल पे गाय का रेफरेंस आप लेकर आए थे और दूसरी शादी का रेफरेंस ओवैसी जी लेकर आए थे। मुझे किस बात पर उंगली उठा रहे हैं भाई? मैंने क्या कहा है आपको? दीजिए मैडम, अरे बात तो करने दीजिए मुझे। उन्होंने कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला? आप इसको करते हैं, आप क्लिप को कट करेंगे, फिर आप क्लिप वायरल होती, फिर आप लोग झूठ बोलते हो। ऐसा मत कीजिए, मत इस देश में आप और कम्युनल टेंशन मत फैलाइए आप लोग। मैं बोलूं आगे? मैडम जवाब दूं या चुपचाप बैठा रहूं? जवाब दीजिए। देखिए, अगर मेरी बात सही ना होती और मेरी बात सच्ची ना होती तो आप लोगों के मिर्चें ना लगती। अरे यार, आपके पास जवाब नहीं, आप लोगों के पास।
मैं ये कह रहा हूं कि पूरे भारत में अगर कानून बना रहे हैं तो एक जैसा बनाइए ना। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से कह रहा हूं, आप भी एक जैसा कानून लीजिए ना। आप भी शरिया का एक जैसा कानून लीजिए ना। शरिया में आप क्रिमिनल तो लेते नहीं, बाकी आपको सारे राइट्स चाहिए सिविल वाले। क्यों भाई, एक ही लीजिए, एक ही लीजिए कानून। भैया आप क्यों डरती हैं? नहीं, मैं डरती नहीं, आपका लहजा और आपकी समझ कम है। डर रही हैं आपकी, मैं कहां डरने वाली हूं आपसे? जी जी, कहां डरने वाली हूं मैं आपसे? मैं बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन आपको अगर कानून के बदलने से डर लगता है तो मैं कह रही हूं शरिया अपनाइए तो पूरा अपनाइए, क्रिमिनल वाला भी, कि कोई चोरी करे तो हाथ काट दिए जाएं। आप करेंगे वो वाला शरिया कबूल? मैडम बात तो सुन लीजिए। मैडम मैं तो कह रहा हूं कि अगर यहां का मुसलमान बाकी इस्लामिक कंट्री में जाता है, अरब वगैरह में, वहां कबूल करता है। हम तो कह रहे हैं भारत में लागू कीजिए, आप चोरियां कम हो जाएंगी। बलात्कार करने पर चौराहे पर सजा दीजिए, बलात्कार नहीं होंगे फिर। आप समझिए पूरी बात को। आप तहसीन भाई, अब यूसीसी इनको नहीं चाहिए, उसके बहाने ये पूरे विश्व का भ्रमण कर लेंगे लेकिन मुद्दे पर नहीं आएंगे। तहसीन भाई दिक्कत क्या है इस सोच में? पूरे देश में एक जैसा कानून बनाए। बिल्कुल बनेगा और आप ही के लाइफ टाइम में बनेगा। बिल्कुल चिंतित मत होइए। तहसीन पूनावाला। देखिए नाविका जी, मैं सोच से लेकर मैं बहुत हैरान हूं। ये असीम भाई चाहते कि हमारे देश में हमारा संविधान नहीं शरिया लागू हो। अभी इस तरह की बातें अगर कोई करेगा उसके आगे क्या डिबेट करें। लेकिन आपने जो मुझे सवाल पूछा था कि क्यों मैंने बात की कि जो बिल पेश नहीं हुआ है एनआरसी के समय, क्योंकि वहां पे माननीय गृह मंत्री साहब ने कहा था प्रोनोलॉजी समझिए। लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूं, आपके दर्शक देख रहे हैं आज एमआईएम किस तरह से इस डिबेट को पोलराइज करते, गलत बातें फैलाकर। पोलराइजेशन में किसका फायदा होगा? एमआईएम का फायदा होगा और भाजपा का फायदा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मैच फिक्सिंग दोनों टीम की चल रही है। ये मैच फिक्सिंग से हमें आगे जाना चाहिए, चाहे वो गोगोई साहब हो चाहे वो ओवैसी साहब हो, दोनों मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, अगर बेटियों को हक मिलता है, अगर महिलाओं को हक मिलता है तो दिक्कत क्या है? असीम बकार साहब इतने परेशान क्यों हैं? किससे सवाल है? आपसे है भदौरिया जी। भाई मैं सुन ही नहीं रहा था, आप डिबेट करवा रही थी, मैं दूसरा काम करने लगा। दोबारा पूछ लीजिए, मुझे लगा कि मैं हूं नहीं, आप दोबारा पूछिए सवाल क्या है। यूसीसी से इतने परेशान क्यों हैं कि सुन ही नहीं रहे थे? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, क्योंकि आप एजेंडा चला रही थी। क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं फिर भी बैठा हूं, आप हर्षवर्धन जी को भी ले आए, सबको ले आए, तो हमने सोचा शायद आपका जब काम हो जाएगा तब आप आ जाएंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। आप सवाल पूछिए। चलिए, अब एजेंडा आप चला लीजिए। देश देख रहा है कैसे एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि आपको यूसीसी पर क्या कहना है ये अभी समझ में नहीं आ रहा। अब बता दीजिए ना, यूसीसी पर क्या स्टैंड है? देखिए, एक चीज हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज के नेताओं के समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आज के नेता मतलब भारतीय जनता पार्टी को उठा है। बहुत अच्छा बोला आपने। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता की खिंचाई करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि यूसीसी की बात तो करते हैं लेकिन ना उसका ड्राफ्ट लाएंगे ना उस पर चर्चा कराएंगे। कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। अरे चर्चा कराओ ना। किसने तो आपको चर्चा से रोका है? कोई रोका है किसी ने चर्चा से? आपको रोका है कानून लाने से या कानून बनाने से या ड्राफ्ट बनाने से? किसी ने नहीं रोका है। हर रोज सुबह उठ के एक नई बात कहना शुरू कर देते हैं लेकिन करना कुछ नहीं है। अगर इनको करना होता तो ये ड्राफ्ट बनाते पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरा एक कानून बनाते पूरे हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है भाई। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट भी है, मिडिल के लोग भी है, हर तरह के लोग हैं। अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप एक कानून बनाते, एक ड्राफ्ट बनाते, सबके सामने पेश करते, उस पर पार्लियामेंट में बहस होती और बिल पास हो जाता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। करना होता तो अब तक बना दिया होता, अपना ड्राफ्ट ले आए होते। रोज पता क्या कहेंगे, ये देखिए यूसीसी में फलाने ने क्या बोल दिया, आओ डिबेट करते हैं इस पे। ये देखो फलाने ने क्या बोल दिया, आओ इस पे डिबेट करते हैं। क्या चल रहा है देश के अंदर में? क्योंकि देश के असली मुद्दों पे बात ना हो जाए इसलिए मुद्दा घुमाते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। यूसीसी एक पकड़ लिया, करना कुछ नहीं है। करना होता तो आप करते। हो गया,
अरे सुन तो 26 लीजिए। जनवरी से उत्तराखंड अरे में सुन आ तो जाएगा। लीजिए। और अरे सुन अनुराग लीजिए, सुन भदौरिया लीजिए। जी, अभी अरे मैं सुन आपकी तो पोल लीजिए। खोल दूं। अभी तक आप कह अरे रहे थे बोलने कि नहीं आपने दोगे कुछ आप, सुना फिर ही पोल नहीं, खोलोगे। इतनी देर आपने बाद सुना आएगा, नहीं आप क्योंकि नहीं बोलोगे, आप तो कैसे काम प्रवक्ता हैं, चलेगा? बैठे थे, आपसे बात नहीं कोई कर रहा था, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी की सारी बात आपने सुन ली। आप मेरी पोल बात खुल तो गई करने आपकी, दो मुझे। पोल खुल गई आपकी। बोलने तो दीजिए मुझे। इतनी बोल। देर बाद आए फिर भी आप पोल खोलने में लगे मेरी। मुझे तो बोलने दीजिए, फिर पोल खोल दीजिएगा। मैंने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता बोले कि देखिए हमने वादा किया था, मंदिर बनाया। अरे प्रभु जानते हैं, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, प्रभु के आदर्श और आचरण को हम अपनाते हैं। आप राजनीति करने गए थे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, सबने धूमधाम के बनाया और वहां पे हमें आशीर्वाद मिला। अगर आपके मन में राजनीति नहीं होती तो प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलता। वो जानते हैं कि आप प्रभु के नाम पे राजनीति कर रहे थे। धर्म मेरा आस्था का विषय है, बहुत प्रभु ने हमें बहुत आशीर्वाद सही दिया कहा। अयोध्या में। लेकिन आप राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे थे। राधिका खेड़ा जी, ये तो कहाँ राजनीति कर रहे थे? वो अयोध्या से जीते हुए सांसद जो हैं, वो अखिलेश जी साथ साथ लेकर सब जगह उनको घूम रहे थे। वो तो राजनीति नहीं होगी ना, वो तो बिल्कुल राजनीति नहीं होगी, वो तो आस्था का विषय होगा। राधिका खेड़ा जी, जवाब दीजिए। नाविका जी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसमें से अधिकतर लोग, एक हर्षवर्धन जी को छोड़ के, राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान की कॉपी ले लेके हमारे पार्लियामेंट में घूमते हैं और ऐसे दिखाते हुए घूमते हैं सारे टाइम। अधिकतर वो अंदर से खाली निकली है किताबें और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं निकला, वो अलग बात है। लेकिन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस देश में इतने प्रधानमंत्री रहे हैं, कई सरकारें रही हैं, लेकिन आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा है, उसकी तरफ जाने का कोई प्रयास नहीं करा। जब आप संविधान की दुहाई देते हैं तो संविधान के आर्टिकल 44 को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए। यहां पे बात हो रही थी गोवा की, तो अच्छा हुआ गोवा की बात करी। तो गोवा की, अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें इस बात पे संक्षेप से जवाब दिया था। ये लोग सुनते नहीं है, वो अलग बात है, कि पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 के हिसाब से एक तरीके से यूसीसी गोवा में तब से लागू है, शुरुआत से, जहां पे सभी धर्म के लोगों को समान कानून फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो डिवोर्स को लेकर हो, सक्सेशन को लेकर हो, शादी को लेकर हो, सब एक कॉमन कानून फॉलो करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई हो, दे हैव टू फॉलो द सिविल कोड। रही बात की ट्राइबल्स, हाँ, ट्राइबल्स हमारे 6 शेड्यूल के हिसाब से उनकी डिस्टिंक्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस और सबकी वजह से प्रोटेक्टेड है और इसीलिए उनको अभी थोड़ा सा उससे बाहर रखा गया। लेकिन ये एक इम्प्लीमेंटेशन है जिससे देखा जाएगा कि आगे क्या क्या चीजों की जरूरत है, कैसे कैसे चीजें लानी है, कैसे कैसे करनी है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहती हूं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा, जो हमारा संविधान सबको हक देता है और जो संविधान में लिखा है। धीरे धीरे बातचीत होकर अलग अलग स्टेट्स में, अलग, इतना विशाल देश है हमारा, जहां सब एक देश के नीचे, एक संविधान के नीचे रहते हैं, तो सबको संविधान को तो फॉलो करना पड़ेगा। एक राहुल गांधी की तरह खाली किताब लेके सिर्फ संविधान की बात नहीं करी जा सकती। आपको संविधान को पढ़ना होगा, उसके हर आर्टिकल को बिल्कुल। और संविधान में जब ये लिखा है, संविधान बनाने वालों ने जब ये कहा था, ये सोचा था कि ये होगा और जल्दी होगा, लेकिन 76 वर्ष तक क्यों नहीं हुआ? सवाल आज यही है और पब्लिक पूछ रही है। संजय मिश्रा भदोई उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, एक देश एक कानून तो देश के हर नागरिक के लिए होगा, तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आ गई? असित मोदी का व्हाट्सएप पर सवाल है, क्या ओवैसी जी को इस बात का डर है कि अगर यूसीसी आ गया तो ये तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर देगा और ओवैसी जी की पूरी पॉलिटिक्स की दुकान बंद हो जाएगी? असीम वकार साहब, जवाब दीजिए। मैं तो इतनी देर से देख रहा हूं कि यहां आप सब बैठकर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये नुकसान, ये फायदा, और अकेला मैं, जो सबसे बुरा आप लोग की नजर में हूं, मैं आपकी माता जी की लड़ाई लड़ रहा हूं, गाय माता जी की, वो आप लोग उस पर लड़ना नहीं चाहते। एक भी अल्फाज नहीं बोल रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं, मेरी हाँ में हाँ मिलाइए कि यूसीसी में सबसे पहले कानून बनाया जाए कि गाय को बचाया जाए, मां को बचाया जाए। उसका अलग एक्ट पूरे है, देश में कोई न काट उसका पाए, अलग एक्ट न है, खा पाए।
मैडम कहां गोवा में कहां एक्ट है? गोवा में तो कह रहे हैं कि हम इंपोर्ट करते हैं, खिलाएंगे। आप क्यों झूठ बोल रही है मैडम? हर्षवर्धन त्रिपाठी बड़ी है सबसे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल पूछा कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी, ये दर्शकों का सवाल है, उस पर कोई जवाब नहीं है असीम वकार साहब का। बस सवाल है तो सिर्फ गाय पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। आर्टिकल 48 पढ़िए हमारे संविधान का। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक जरूरी बात ये कह रहा हूं, असीम वकार को गाय पर इस तरह का तंज करना, मजाक करना बंद करना चाहिए। और गौ माता अगर हिंदू मानते हैं तो पूजते हैं, राह चलते भी पांव छूते दिख जाएंगे। असीम वकार जी, निवेदन कर रहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के संविधान कानून के तहत हर उस बीमार व्यक्ति का इलाज होना चाहिए जो गौ माता को गलत तरीके से देखता है, बात गलत तरीके से करता है और तंज और हाथ से करने की कोशिश करता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, कोई और ये काम नहीं करता। आप बार बार ये कह रहे हैं कि पूरी डिबेट में आप अकेले चिंता कर रहे हैं, सब लोग गंभीर हैं, सब लोग संवेदनशील हैं, आप मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको चेता रहा हूं, ये काम आप मत कीजिए और कहीं भी और अपना मजाक बना रहे हैं आप। मेरी हाँ में हाँ मिलाइए। इसको समझे, महाराष्ट्र क्यों यहाँ राज्य बैठकर तंज कर रहे हैं? इलाज होना चाहिए, फला होना चाहिए। इलाज तो सर आपका भी होना चाहिए, आप भी बीमार हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी अगर बीमार हो जाए, आप भी इस बीमार तरह का हाथ से तंज करे तो संविधान कानून के दायरे में उसका इलाज होना ही चाहिए, इसमें कोई भ्रम नहीं है। और आप अगर कह किसने मजाक बनाया? अगर मैं गाय माता की बात कर रहा हूं और मैं बीमार हो गया, आप बार बार ये काम कर रहे हैं। दिमाग के कैसे हैं? आप बार बार ये काम कर रहे हैं। अगर गाय माता की बात करूं कि गाय को बचाया जाए, गाय माता को बचाया जाए, कौन यहाँ है जो उसके उलट बात कर रहा है? किसने उलट बात की? हिंदू है भाई आप, सिर्फ और सिर्फ आप ये काम कर रहे हैं। चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप ये काम कर रहे हैं। आपको असीम वकार साहब, ये हादसे का तंज का मुद्दा नहीं है। और जिस तरह आप कह रहे हैं ये सही नहीं है, दर्शक भी देख रहे हैं। कीर्ति सिंह मुजफ्फरपुर से सवाल पूछ रहे हैं। ये कई बार देखा गया है कि सरकार ऐसे मुद्दों को लाती है और ठंडे बस्ते में डाल देती है। वक्फ बिल के साथ यही हुआ, कृषि कानूनों के साथ यही हुआ, और सबको पता है कहीं आज यूसीसी पर जोर लगा रही सरकार बाद में इस पर भी रवैया तो नहीं अपना लेगी ऐसा ही? राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। देखिए, हम बहुत, जैसा मैंने बताया कि ये जो चीज है, ये प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं, जब हमारे संविधान ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और सरकारों को प्रतिबद्ध है ये करने के लिए, तो हम हैरान होते हैं कि किसी भी सरकार ने ये क्यों नहीं लागू किया, और खास करके ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, जब वो अपने हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं और संविधान को मानते नहीं। प्रधानमंत्री जी इस बात पे प्रतिबद्ध है कि हम, जैसे हमने 370 हटाया, राम जन्मभूमि में राम मंदिर बने, उसको सुनिश्चित किया, इसको भी हम एंड तक लेकर जाएंगे। इसका हमने उदाहरण दे दिया है, एक जगह हो गया है, आने वाली जगहों पे भी होगा। एक एग्जाम्पल है, चर्चा होके, ताकि कभी जब एक नई हम फेज में जाते हैं तो उसमें थोड़ा जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ताकि आयरन आउट करके धीरे धीरे पूरे देश में ये लागू होगा, और हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है, बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और अधिकार देने वाले कानून का विरोध आखिर किया क्यों जा रहा है? अनुराग भदौरिया जी, तहसीन भाई आ रही हूं आपके पास। देखिए, इसका विरोध तो भारतीय जनता पार्टी करती है और कोई नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी कोई कुछ करना नहीं चाहती। लास्ट 30 साल अगर देख लिया जाए इस देश के अंदर में, तो करीब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, करना कुछ नहीं है। रोज डिबेट करवानी, 20 साल कम नहीं होते, करीब 18-19 साल से तो है। क्या किया जरा बता दीजिए। कृषि कानून आप लेके आए थे, क्या वापस नहीं लेना पड़ा? वक्फ बोर्ड आप लेके आते, वक्फ का कानून लेके आते हैं, फिर आप माहौल बनाते हैं, समाज के अंदर में चुनाव खत्म, सब खत्म। यूसीसी लेके आते हैं, एक माहौल बनाते हैं। आप क्या किया आपने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको करना कुछ नहीं है। फिर समाज के अंदर में किस तरह से हम समाज को ऐसी एक मुद्दा लेके आए जिससे मुद्दे पे चर्चा हो, और हमें करना तो कुछ है नहीं, और चर्चा में चुनाव हो, क्यों? उसके बाद हम करना तो कुछ है नहीं। आर्टिकल 370 हुआ ना, राम मंदिर बना ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जीएसटी हुआ ना, पार्टी से नहीं बना है। जीएसटी हुआ ना, लागू हुआ ना। नाविका जी, आप झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना। मैं झूठ बोल रही हूँ। भव्य मंदिर बने,
आप क्यों ऐसी बातें करते हैं कि बीजेपी ने बना दिया? अगर अच्छा अनुराग भाई, अगर ये सर्वोच्च, अनुराग भाई अच्छा सुनिएगा, चिल्लाने की जगह, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, राम मंदिर बना तो आप लोग गए क्यों नहीं? आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तब आप क्यों बोल देते हम नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है, हम नहीं जाएंगे? रामलला का मंदिर है और सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से बना है, फिर भी आप रामलला के मंदिर नहीं होके आते, क्यों नहीं आते? रामलला से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं? इसका मतलब साफ है, आप कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, नहीं मानते ना आप कोर्ट के आदेश को, नहीं मानते ना आप कोर्ट के आदेश को। यही आपके साथ दिक्कत है अनुराग भाई, जो बात होगी ना काम की, आप उस पर बात नहीं करेंगे, अनुराग भदौरिया जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है तो आप क्यों नहीं गए? आपने इसे बीजेपी का पूरा त्योहार क्यों कह दिया? कमाल है, एक तरफ तो हो जाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी टिप्पणी करना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी, नाविका जी मुझे भी आ रही हूँ तहसीन भाई। अनुराग भाई आज नाराज हो गए कि क्यों आपने मुझे पहले बुलवा दिया। मैं तो कहूंगा इनको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, हमारे मित्र। मैं अखिलेश जी से कहूंगा कि इनको कुछ जगह दें, बेवजह ये इतनी मेहनत करते हैं, इनको कोई जगह नहीं दे रहे, बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो अनुराग भदौरिया जी ने कहा, मैं उससे 100% सहमत हूं कि यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। लेकिन कौन कौन लोग थे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देने वाले, उनका नाम एक बार मैं पढ़ देता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उसके बाद अशोक भूषण, एस.ए. बोबडे, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और एस. अब्दुल नजीर। इनमें से किसी एक के बारे में बताइए जिसके बारे में आप लोगों ने समय समय पर ऐसी टिप्पणी न की हो जिसकी मैं राष्ट्रीय टेलीविजन पर चर्चा नहीं कर सकता। रंजन गोगोई जी और डी.वाई. चंद्रचूड़ जी तो इसीलिए कि एक क्यों राज्यसभा में चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी में ने क्या न्यायालय के उस निर्णय को अपने अनुकूल करा लिया। दूसरे डी.वाई. चंद्रचूड़ को इसलिए कि भैया गणेश आरती में आप प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं। अब्दुल नजीर साहब के आप क्या बात कहते हैं, ये सब देश जानता है। अच्छा है कि आप स्वीकार कर रहे हैं। मैं भी इस देश का संविधान मानने वाला नागरिक होने के नाते ये मानता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने वो निर्णय दिया, उसका सम्मान करना सीखिए। दोबारा रंजन गोगोई, डी.वाई. चंद्रचूड़ या किसी भी न्यायाधीश पर किसी नेता को कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और यही सवाल संजय प्रजापति का मुंबई से है। नाविका जी, जो पार्टी दंगे के आरोपी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे सकता है और डंके की चोट पर कह सकता है, वो संविधान को सुरक्षित कैसे रखेगा? अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछ रही हैं। असीम बकार को पूरे यूसीसी में बहुविवाह ही नजर आया, इसकी अच्छी बातें और अच्छे आयाम जो शांतिपूर्ण और समानता वाला जीवन जीने में मदद करेगा, वो कुछ नहीं नजर आया। ये जनता भी देख रही है। लेकिन तहसीन पूनावाला बार बार सवाल उठाने वाले जानते हैं ना कि इस सरकार ने आर्टिकल 370 पर जो कोई नहीं समझ सकता था, उन्होंने क्या किया। सीएए और उसके ऑर्डर्स घोषित हो चुके हैं। अभी बात हो रही थी अयोध्या में राम मंदिर की, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन किस तरह से सरकार का क्या रोल रहा वो सबके सामने है। इससे नकारा जा सकता है क्या? लेकिन इस चीज को तो हम नकार नहीं सकते कि 1973 में एक इंटरव्यू दिया गया था जिसमें कहा गया था एकरूपता जरूरी नहीं है। ये इंटरव्यू देने वाले गोलवलकर जी, आदरणीय गोलवलकर जी थे। उन्होंने ई ऑर्गेनाइजर को इंटरव्यू दिया था और पूरा उनका बयान मैं आपको पढ़वा लेता हूं। प्रकृति एकरूपता नहीं चाहती है, फिर भी यह ध्यान इस बात का रहना चाहिए कि विविधताएं राष्ट्र की एकता में सहायक हो। डाइवर्सिटी जरूरी है हमारे देश में। नेचर डज नॉट वांट वननेस। ये गोलवलकर जी ने ई ऑर्गेनाइजर डाइवर्सिटी सिर्फ कानून में क्यों चाहिए? सवाल यही उठता है, क्या हिंदू की बेटी और मुस्लिम की बेटी के बीच में फर्क होना चाहिए? ये सवाल अपने दिल से पूछिए। मैं महिला हूं, बच्चियों के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? मैं पूछना चाहती हूं, अगर पूरा का पूरा शरिया लॉ लेते तो समझ में आता कि भाई आप अपना कानून फॉलो कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ चीजें नहीं फॉलो करना है। क्रिमिनल लॉ शरिया का नहीं चाहिए, वो यहाँ का चाहिए। लेकिन लड़कियों को हक देने के समय में ये तमाम चीजें वापस आती हैं। और सबसे बड़ा नासूर क्या है कि बहुविवाह की इजाजत क्यों वापस ले रही है सरकार? सवाल ये है कि बहुविवाह क्या सही कायदा है? क्या इसके हिसाब से चलना चाहिए? महिला हक का क्या होगा?
क्या ये सवाल पूछने नहीं चाहिए, सोचने नहीं चाहिए, इनके लिए लड़ना नहीं चाहिए? आज यही सवाल पब्लिक पूछ रही है।